हेलो नमस्कार। आज हम डे 33 में हैं। चैप्टर संख्या 4 राजस्थान बोर्ड का चल रहा है, जिसमें हम काफी इसकी बेसिक बात कर चुके थे और अब हम इसके चैप्टर के मुख्य टॉपिक्स में आ चुके हैं, जिसमें हमने ये द्रव्य पदार्थों के बारे में पढ़ लिया था। उसके अलावा फिर हमने गोलीय चालक की धारिता पढ़ी थी, न कि संधारित्र। गोलीय चालक की धारिता पढ़ी थी। ये बात आप ध्यान रखना भी, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। गोलीय चालक, कल की क्लास में हमने ये लिया था गोलीय चालक की धारिता। उसमें हमने एक वर्ड लिखा था आइसोलेटेड। विलगित गोलीय चालक की धारिता, उसमें शायद हिंदी में हमने नहीं लिखा विलगित वर्ड, विलगित गोलीय चालक की धारिता, जिसके लिए हमने धारिता की वैल्यू निकाली थी C = 4πε0r। धारिता का मतलब होता है आवेशों के संचयन की क्षमता, कितने आवेश जो है वो किसी चालक पर आ सकते हैं, वो उसकी कैपेसिटी, उसी कैपेसिटेंस कहते हैं, उसे धारिता कहते हैं। अब हम उसी का एक पार्ट पढ़ेंगे, कैपेसिटर, संधारित्र। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर की विशेषता है कि उसके अंदर दो चालक प्लेटें होती हैं, एक पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है और दूसरी नेगेटिव चार्ज से। क्यों है? क्योंकि इन्हें बैटरी के टर्मिनल से जोड़ा जाता है, एक को पॉजिटिव से और एक को नेगेटिव से। तो इनके बीच में पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ई क्रिएट हो जाता है, ई क्रिएट हो जाता है, वी क्रिएट हो जाता है इनके बीच में। अब हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, गोलीय चालक और संधारित्र अलग बात है। भी संधारित्र हम आप पढ़ना शुरू करेंगे, अगला टॉपिक हमारा संधारित्र ही है आज का, कैपेसिटर। तो संधारित्र में क्या होता है? दो चालक प्लेटें होती हैं। अब वो चालक प्लेटें वैसे तो नॉर्मली जो ली जाती है, वो दोनों का एरिया, दोनों का क्षेत्रफल समान होता है, लंबाई बराबर होती है और कुछ दूरी पर स्थित होती है। वैसे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उनकी आकृति समान, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कैसी भी स्ट्रक्चर की वो हो सकती है, एनियमिक भी हो सकती है और बड़ी छोटी भी हो सकती हैं। लेकिन सामान्यतः जब सोल्व करने के लिए हम लेते हैं तो हम उनको इक्वल लेकर चलते हैं। उसके लिए विशेष उनको नाम भी दे दिया गया है, समांतर प्लेट संधारित्र, जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होगा? दो प्लेट एक दूसरे के बिल्कुल समांतर रखी जाएगी, ऐसे नहीं टेढ़ी रख देंगे तो भी उसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ऐसे नहीं होगा। कैलकुलेशन के लिए, इक्विलिटी के लिए हम उसमें क्या मान ले? समांतर मान ले और दोनों का क्षेत्रफल जो है वो समान है दोनों का, और एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र। तो हम उसमें एक टॉपिक और पढ़ेंगे जिसकी मैं बात कर रहा था, कंफ्यूजन का मैटर क्या है, गोलीय संधारित्र की धारिता। तो ये आप ध्यान रखना, गोलीय संधारित्र की धारिता निकालेंगे तो उसको इसके साथ मिक्स नहीं करना है, वो अलग टॉपिक है अपने पास, यानी कंडीशन अलग है। और कंडीशन अलग क्या है? गोलीय चालक का मतलब है ये कि कोई चालक है, उस पर आवेश दिया गया है, तो उस पर आवेश कितना आएगा, कितनी उसकी धारण करने की क्षमता है, उसके लिए कैपेसिटेंस कितना, वो है C। अब दूसरा गोलीय संधारित्र की जब बात करेंगे तो इसका मतलब उसमें हम ये बात करेंगे कि इस तरह से दो प्लेटें हैं, दोनों गोलाकार हैं, इसकी रेडियस अलग है और इसकी रेडियस अलग है, दोनों की जो त्रिज्याएं हैं वो अलग अलग है। जैसे इसमें भी हम ये बात नोट करेंगे कि जो संधारित्र होता है वो कोई जरूरी नहीं है कि सीधे प्लेटों के अनुसार ही हो, वो बेलनाकार भी हो सकता है, वो गोलाकार भी हो सकता है, कैसी भी स्थितियां हो सकती है। कंडीशन क्या एक रहती है, इनके अंदर दो प्लेटें रहती है, तो दोनों प्लेटों के अनुसार, तो इसलिए इसको विलगित कहते हैं, आइसोलेटेड, सिंगल पार्ट है ये केवल। तो जब आपको विलगित वर्ड लिखा जाए तो उसका मतलब है उसमें आपको संधारित्र नहीं लिखा, उसमें चालक लिखा हुआ मिलेगा आपको। और गोलीय संधारित्र में तो दोनों में अलग अलग हो जाएगा, तो इसके लिए हम बाद में अलग डेरिवेशन सोल्व करेंगे, काम तो वही आएगा, लेकिन उसमें भी कितने हो गए इसके अंदर देखें तो वैसे दो चालक हो गए, एक ही अलग हो गया, एक ही अलग हो गया। दोनों के लिए सोल्व करके इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो एक इस बात को आप जरूर ध्यान रख लें कि यहाँ गोलीय चालक का मतलब अलग है और विलगित जो चालक है उसका मतलब अलग है, और गोलीय संधारित्र का मतलब अलग है। संधारित्र में हम बाद में बात करेंगे, जब हम पहले संधारित्र पढ़ लेते हैं, उसके बाद में समांतर प्लेट संधारित्र को सोल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, फिर उसमें भी दो स्थितियां हम लेंगे। आज कुछ बातें आज करेंगे, कुछ रह जाएंगी जो नेक्स्ट क्लास में, उसमें कुछ बातें
लेंगे, जिसमें से एक बात ये लेंगे कि प्लेटों के बीच में निर्वात है तो क्या स्थिति है। दूसरी बात लेंगे जब प्लेटों के बीच में कोई मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जो सबसे पहले हमने बात की थी, उसका क्या यूज होता है वो भी यहाँ हमें पता चलेगा कि जो पराविद्युत पदार्थ की बात करते हैं वो क्या करता है, वो धारिता को बढ़ा देता है, और कैसे बढ़ा देता है वो हम फिर उस टॉपिक के अंदर ही बात करेंगे जब हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे, उससे सोल्व करेंगे। सबसे पहली बात संधारित्र है क्या। संधारित्र की युक्ति है, वैसे तो सिंपल बात ये है कि ये इसका काम क्या है, आवेशों को स्टोर करना है, एनर्जी इंक्रीज करना है किसी भी ऑपरेटर्स की, किसी भी उपकरण की। संधारित्र होता क्या है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसे कंडेंसर भी बोल देते हैं, लोकल भाषा में इसे कंडेंसर या सेल कह देते हैं, जो नॉर्मल ये पंखे के ऊपर लगे रहते हैं, कूलर मोटर के ऊपर, कहीं सब में अलग अलग जो कैपेसिटी है उसके सेल लगे रहते हैं, सेल कह देते हैं उसे, या कंडेंसर कह देते हैं उसे, कैपेसिटर कहते हैं, संधारित्र कहते हैं उसे। तो संधारित्र क्या है, क्या संधारित्र एक डिवाइस है जो क्या करती है, आवेशों को स्टोर करती है। तो आवेशों के मान में वृद्धि किए बिना भी उसके धारिता का मान जो है वो बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि धारिता किस बात पे डिपेंड करती है, दो बात पे डिपेंड करती है। नॉर्मल अभी तक तो हमने पढ़ा है, अभी हम आगे और भी बात करेंगे उससे संबंधित कुछ और फैक्टर भी उसमें। C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V, ये बात हम पढ़ चुके हैं पहले। इसका जो मात्रा कूलाम पर वोल्ट है और इसको फैराड से लिखते हैं, इसके बारे में काफी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। अब देखो धारिता कब बढ़ेगी, अगर किसी पर आवेश का मान बढ़ा दिया जाए तो भी धारिता बढ़ सकती है, लेकिन आवेश अगर निश्चित हो गए कि किसी पर मान लो 10 कूलाम जा सकता है, अब उसके आगे और इसके मान में वृद्धि नहीं हो सकती, तो भी धारिता के मान में वृद्धि की जा सकती है। तो दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर है यहाँ क्या है, विभवांतर, वोल्टेज। तो वोल्टेज को अगर कम कर दिया जाए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर वोल्टेज को कम कर दिया जाए तो भी धारिता के मान में वृद्धि की जा सकती है। ये इसका सिद्धांत भी बेसिकली अगर इसे पूछ ले कि सर इसका ये संधारित्र का सिद्धांत लिखिए, तो वो सिद्धांत भी इसी से संबंधित है। ये बात इसका सिद्धांत बना देती है इसका, कि किसी भी चालक में आवेश में परिवर्तन किए बिना उसके विभव में कमी करके भी उसकी धारिता के मान में वृद्धि की जा सकती है। इसकी प्रक्रिया है, कम करने के लिए इसको दो प्लेटों का यूज किया जाता है, दूसरी प्लेट को अर्थिंग कर दी जाती है तो वहां के विभव में कमी हो जाती है, फिर भी धारिता के मान में वृद्धि की जा सकती है। तो धारिता जो है, सबसे पहली बात तो संधारित्र है क्या, संधारित्र एक उपकरण है, एक डिवाइस है। क्या करती है ये किस सिद्धांत में काम करती है कि आवेशों के मान में कमी किए बिना अगर विभवांतर में, विभव में कमी कर दी जाए तो संधारित्र इसकी धारिता में वृद्धि, धारिता किसकी, चालक की धारिता में वृद्धि की जा सकती है। तो ऐसी युक्ति क्या कहलाती है, जो क्या कर दे, जो उसके स्टोर करने की जो क्षमता है उसको बढ़ा दे, एनर्जी को बढ़ा दे, उसको क्या कहते हैं, उसको संधारित्र कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लें। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो चालक के आकार में वृद्धि किए बिना आवेश की स्थिर मात्रा पर भी चालक के विभव में कमी करके इसकी धारिता में वृद्धि की जा सकती है। वो रीजन यहां से हमारे पास आ गए, आप इसमें इस डायग्राम का यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, अब कॉमन संधारित्र की बात कर रहे हैं तो इसमें जितना आवेश Q प्लस में होगा उतना ही आवेश किस में होगा, माइनस में होगा। इसका मतलब दूसरी बात, अगर आपको ये पूछ ले किसी सामान्य संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है, सामान्य का मतलब दोनों प्लेटें एक जैसी ली गई हैं, इसका मतलब दोनों पर आवेश की जो क्षमता है वो समान है। हम इसी बात को लेकर चलेंगे, आपको ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि इस पर ज्यादा इस पर कम है। पर्टिकुलर अगर दे दिया जाए तो एक अलग कंडीशन है, नॉर्मल वे में ये अंडरस्टूड होगा कि दोनों प्लेटें जो है वो इक्वल है, एक जैसी है, तो दोनों पर चार्ज एफिशिएंसी भी क्या है, सेम है। इसलिए टोटल चार्ज ऑफ कैपेसिटर, ये बात आप ध्यान रखें, टोटल चार्ज ऑफ कैपेसिटर प्लस Q माइनस Q इज इक्वल टू 0, यानी हमेशा टोटल चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। एक बात तो ये। दूसरी बात, अब संधारित्र को शो कैसे करते हैं, इसका जो सिंबल है, प्रतीक है, वो क्या है, वो ये है, दो पैरेलल लाइन। क्योंकि नॉर्मली जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं जितने भी ऑपरेटर्स में, सभी में संधारित्र की जरूरत रहती है, तो वहां पर इस तरह के संधारित्र जो है वो समांतर प्लेट संधारित्र यूज किए जाते हैं, इसलिए उसका सिंबल इस तरह का होता है। दूसरी बात, इस तरह का सिंबल भी देखने को मिल सकता है कुछ उपकरणों में, ऐसे एरो लगा होता है। इसका मतलब है कि ये परिवर्तनशील है, वेरिएबल है,
यानी इसके मान को हम परिवर्तित कर सकते हैं, परिवर्तनशील संधारित्र है, इसकी वैल्यू को कम ज्यादा किया जा सकता है। जैसे वोल्टेज कम ज्यादा करने के लिए क्या करते हैं, बटन लगा देते हैं, तो वहां पर उसको भी किस तरह से, इस तरह से वोल्टेज का जो सिंबल होता है पोटेंशियोमीटर कहते हैं उसे उसके ऊपर भी इस तरह से क्रॉस एरो लगा देते हैं, जिससे पता चल जाए कि यहाँ पर जो लगा हुआ है वो बटन है। धारा नियंत्रक के साथ में बैटरी लगा दे और उसके ऊपर क्रॉस एरो लगा दे, तो वो जो सिंबल है वो बटन का बन जाता है कि वहां पर हम वोल्टेज बटन से घुमाकर कम ज्यादा कर सकते हैं। वैसे ही इसका यूज रेडियो वगैरह में काफी ज्यादा यूज होता है, जहां फ्रीक्वेंसी चेंज करनी हो, जब हम उसमें पहुंचेंगे चैप्टर संख्या 10 है शायद अपना प्रत्यवर्ती धारा, तो वहां इसकी हम बात करेंगे दोबारा फिर कि कैपेसिटर का सी का क्या यूज होता है। तो रेडियो में आवृत्ति जब चेंज करते हैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक लेके आते हैं, अपने 92.7 FM चल रहा है, मान लो हमें 93.5 रेडियो मिर्ची चलाना है, कुछ और चलाना है, तो अपने फिर क्या करेंगे, उसमें हम एक बटन रहता है, उससे हमें उसकी जो नीडल है वो दिखाई देती है, ऊपर जाती है। तो एक्चुअली हम उसमें क्या करते हैं, एक्चुअली उसमें सी की वैल्यू में ही चेंज करते हैं, तो वहां ऐसी जगह पर वेरिएबल जो कैपेसिटर है उसका यूज किया जाता है। तो ये सिंबल है, सिंबल आप ध्यान रखें। बाकी प्रैक्टिकल में 12th के प्रैक्टिकल में ये सारी चीजें हैं, तो लैब में जब भी जहां भी आप पढ़ रहे हैं लैब में जाएंगे तो आपको वहां से ये सब चीजें देखने को मिल जाएंगी, ये रियल में कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं। अभी हम यहाँ केवल इसी तरह से बात करेंगे, बाद में धीरे धीरे जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, स्कूल शुरू होंगी, तो जब भी राज्य सरकार के आदेश आएंगे तो उसके बाद में लैब के माध्यम से कुछ वीडियो डाल दी जाएगी जिनमें प्रैक्टिकली आपको सब चीजें उपलब्ध करवा दी जाएंगी, तो उस समय भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तब तक आपको सिंबल्स फोरम में देखें, थोड़ा आपके बुक्स है तो उनमें जरूर देख लें कि ये हमें एक्चुअल में कैसे दिखते हैं, तो पता रहे कि इनके अलावा भी रियल में वो कैसे हैं देखने में। तभी हम प्रतीक की बात कर रहे थे, ये इसका सामान्य प्रतीक है, ये इसका वेरिएबल जो है, जो कैपेसिटर है वो है। अब बात करते हैं इसके डेरिवेशन पोर्शन पे आते हैं, सेकंड समांतर प्लेट संधारित्र, उसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना समांतर प्लेट संधारित्र, इसकी बात करते हैं। इसके लिए मान लेते हैं कि कोई दो चालक प्लेटें हैं। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन की कोई ज्यादा खास बात नहीं, इसके नाम में दिखाई दे रही है कि समांतर प्लेट यानी दो प्लेट है। प्लेट कौन सी होगी, कंडक्टर होगी, चालक प्लेटें हैं और दोनों एक दूसरे क्या रखी है, समांतर रखी है, ठीक है। ये कंडीशंस हैं। दूसरी कंडीशन, दोनों का जो एरिया है वो इक्वल है, दोनों का क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई के अकॉर्डिंग अगर देखें उसका एरिया निकाले, जैसे भी स्ट्रक्चर की है वो आयताकार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर, तो दोनों का जो क्षेत्रफल है वो भी क्या है, सेम है। इसका मतलब दो चालक प्लेटें हमने मान ली, इसके बीच की जो दूरी है वो हम एज्यूम कर लेते हैं वो है स्मॉल डी, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर मान लेते हैं क्या है माइनस क्यू। दोनों प्लेटें समान है, दोनों पे चार्ज भी क्या होगा, समान होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है। इसके अंदर बहुत सी बातें जो है वो यूज करेंगे जो हम पढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस से माइनस की और ई की वैल्यू होगी। दूसरी बात, यहां पर जब इसका क्षेत्रफल जो है वो ए है, चार्ज क्यू है, तो यहां पर इसका एरिया के अकॉर्डिंग इसकी डेंसिटी होगी, घनत्व होगा। तो घनत्व क्या लेते हैं, प्लेट है, प्लेट पर कौन सा घनत्व होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। चैप्टर सेकंड में हम ये बात कर चुके हैं। तो सिग्मा से लिखते हैं उसे, सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ जो बात है वो इसके अंदर लिख देता हूं मैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन ए। दोनों पर सेम होगा, इस पर पॉजिटिव हो जाएगा, उस पर नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, वही सेम बात रहेगी। दूसरी बात, जो चीजें हम पढ़ चुके हैं, चालक प्लेट के बारे में पढ़ चुके हैं, इसकी चालक प्लेट पर जो तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह पर, वो पढ़ चुके हैं कि ई का जो मान है वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इसे हम लास्ट चैप्टर में प्रूव भी कर चुके कैसे होता है, इसे प्रूफ की जरूरत नहीं है इसकी। ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्ट अपने ध्यान रख सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें। अब जो हमने बनाया वही आपको एज्यूम करना है। सबसे पहली बात आप ये बता सकते हैं इसके अंदर कि समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है। ऐसा संधारित्र जिसमें दो चालक प्लेटें एक दूसरे से समांतर कुछ दूरी पर स्थित हो और जिनका क्षेत्रफल समान हो, क्या कहलाते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, दो चालक दो समान क्षेत्रफल की
चालक प्लेटों की ऐसी व्यवस्था जिन पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का आवेश हो तथा एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो, क्या कहलाते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। अब जो एज्यूम किया वो मान लें, क्या एज्यूम किया इसमें? हमने एज्यूम किया है कि दो चालक प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, माना प्लेटों का क्षेत्रफल। इन चीजों की आप हैवी डाल लें, हर चीज अपने को यूं नहीं है कि देख के बुक से या नोट से देख के हर चीज लिखें। आप इसे हैवी डाल लें कि जैसे हमने समझा है, जैसे हमने डायग्राम बनाया है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम हर चीज लिख सकें। सिंबल्स की ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है, आप कोई अपनी मर्जी का सिंबल भी ले लेते हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जैसा हम लेकर चल रहे वैसा ही नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सिंबल्स भी एज्यूम की बात है, ये क्यू को कैपिटल क्यू लिख दो, स्मॉल क्यू लिख दो, रिजल्ट तो वही आने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्टेंस को डी लिख दो, एक्स लिख दो, आर लिख दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है चीजों का। इसलिए जैसा भी आप एज्यूम करते हैं उसी के अकॉर्डिंग इसको लिख दें। तो प्लेटों का क्षेत्रफल हमने ए माना है, माना प्लेटों का क्षेत्रफल ए तथा बीच की दूरी डी है। बाकी साथ साथ लिखते रहे आप, इसमें कुछ अलग यूज करते हैं तो ब्रैकेट में जरूर बताते हैं कि कोई वैल्यू आपने कहां से यूज की है। तो हमने एक बात लिखी है, प्लेटों पर आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अब देखो इसके अंदर दूसरी बात, समांतर प्लेट संधारित्र सोल्व कर रहे हैं, तो हम क्या सोल्व कर रहे हैं इसके अंदर? हमने ये बता दिया है क्या समांतर प्लेट संधारित्र। हमें सोल्व क्या करना है? समांतर प्लेट संधारित्र एवं इसकी धारिता। आपको इसकी धारिता सोल्व करनी है, एवं इसकी धारिता, यानी इसके लिए हमें क्या निकालना है? सी का मान निकालना है। अब इसमें भी दो स्थितियां हैं, भी आप ये ध्यान रखें कि जब प्लेटों के बीच में निर्वात है, अभी तक हमने क्या लिया, यहाँ बीच में कोई माध्यम नहीं है, तो क्या है? निर्वात है। ये बात जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देंगे कि यदि परावैद्युत पदार्थ रख दें तो धारिता के लिए व्यंजक निकालो, तो पूरा जो व्यंजक है वो चेंज हो जाएगा। हम भी उसको सोल्व करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो अभी तो आप ध्यान रखो क्या स्थिति ले रखी है, जब क्या है, जब प्लेटों के बीच क्या है? निर्वात है। ये आप ध्यान रखो। अब ये तो आ गया सिग्मा। आप देखो जब हमें धारिता निकालनी है तो सबसे पहली बात तो धारिता की, प्लेटों के संधारित्र की धारिता। तो धारिता C इज इक्वल टू क्या होती है? Q अपॉन V। हमने स्मॉल क्यू माना है इसलिए हमने स्मॉल क्यू ले लिया, कैपिटल क्यू मानते तो कैपिटल क्यू ले लें। वो आप उसका थोड़ा ध्यान रख लें। अब मेरे को ध्यान नहीं रहता, कहीं अब मैं कैपिटल क्यू एज्यूम कर लेता हूँ, कहीं स्मॉल क्यू, तो उसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आप कुछ भी एज्यूम कर लें, कैपिटल कर लें, स्मॉल क्यू कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखें जो एज्यूम करना है वो हम इसे डेफिनेशन में लेकर चले। तो सी इज इक्वल टू क्या गया? Q अपॉन V। अब देखो अपना कल की क्लास में जो हमने डिस्कस किया था इसमें भी हम बात कर लेते हैं कि जब भी आपको धारिता निकालनी है तो आपको वोल्टेज पोटेंशियल निकालना है, V की वैल्यू निकालनी है। Q तो एज इट इज है, जितना चार्ज प्लेट पर है उतना है। V की वैल्यू अपने को किस फॉर्म में निकालनी है? Q की फॉर्म में निकालनी है। इस बात को आप थोड़ा जरूर ध्यान रखें। तो इसका मतलब अपना जो ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्टली, वैसे तो C सोल्व करना है लेकिन अपने को इनडायरेक्टली V सोल्व करना है। V सोल्व होते ही C अपने आप सोल्व हो जाएगा। V की वैल्यू पुट कर दो। V को आपको कब तक सोल्व करना है? जब तक V की वैल्यू Q की फॉर्म में नहीं आ जाती है तब तक सोल्व करना आपको, यानी Q की फॉर्म में नहीं चाहिए। तो अब देखो कैसे निकाले Q की फॉर्म में? अपने पास प्लेट है तो इनके लिए विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र ले आए। पहले विद्युत क्षेत्र लाने के लिए
किस किस में संबंध, ये हम बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं। इससे न्यूमेरिकल भी हमने काफी किए थे। आप थोड़ा सा जो पिछली क्लासेस है उनके बारे में थोड़ा जरूर देखें, उनको रिवाइज जरूर करें और लिख के थोड़ा देखें, तो फिर आपको नेक्स्ट क्लास में दिक्कत नहीं आएगी। तो विद्युत क्षेत्र ई व वी में संबंध से, तो संबंध क्या होता है, V बराबर ईडी। कैसे आया था ये हम कर चुके हैं, फिर भी आप लिख देता हूं मैं एक बार, फिर बार बार हम इनको नहीं लिखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इतना। V इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू अपॉन आर की जगह आर इंटू आर लिख दिया स्क्वायर को, तो इसकी जगह तो V आ गया। तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, V अपॉन आर। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या आ गया, E इंटू आर। आर को डिस्टेंस को मैंने बताया था, आर ले लो डी ले लो, हमने यहाँ डी ले लिया, बुक्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, डी लेते हैं बुक्स के अंदर ज्यादातर, तो अपने भी इसको डी लिख लेते हैं, कंफ्यूजन क्लियर नहीं होती है। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, ईडी। यहां से लिया गया, कैसे लिया वो आप देख रहे हैं। तो अब मान रखते हैं इसमें। दूसरी बात, अब देखो डी तो डिस्टेंस एज इट इज है, ई की वैल्यू है अपने पास। यहाँ ई बराबर क्या है, विद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां रख दें किसकी वैल्यू, ई की वैल्यू, अतः V इज इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसके अंदर देखो सिग्मा का मान अपने पास है, आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो अब ये सिग्मा की जगह क्या लिख दो, क्यू अपॉन ए, इधर लिख रहा हूं मैं, V इज इक्वल टू आ जाएगा, V इज इक्वल टू सिग्मा की जगह रख दें क्यू अपॉन ए, और ये आ गया डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट एज इट इज आ गया। इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब देखो V की वैल्यू आ चुकी है अपने पास, कौन सी फॉर्म में आ गई, कौन सी फॉर्म में, क्यू की फॉर्म में आ गई अपने पास, और C की जो वैल्यू वो क्यू की फॉर्म में है। तो अपने इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दें, इक्वेशन सेकंड में। नेक्स्ट टॉपिक में भी हम इसी को सोल्व करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा मैटर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इस बात को जरूर आप ध्यान रखने कि V इज इक्वल टू ईडी कैसे है, ये आप जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें भी फिर हम ये यूज करने वाले हैं। केवल बीच में हम कोई मटेरियल रख देंगे डाइलेक्ट्रिक, तो थोड़ा डिस्टेंस में चेंज हो जाएगा, 2 पार्ट में डिस्टेंस में, तो वोल्टेज 2 पार्ट में ले लेंगे हम। अब ये समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो C इज इक्वल टू क्यू एज इट इज, और ये रख दें क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू से क्यू कैंसिल हो गए, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो C इज इक्वल टू आ गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, फाइनल रिजल्ट आ गया इसका, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 क्या है, क्या व्यक्त कर रही है, जब रिजल्ट निकाला तो रिजल्ट के बारे में जरूर आप एक बार लिख दें कि ये समीकरण क्या बता रही है। जो हमने निकाला वही बता रही है, लेकिन फिर भी आगे से नोट कर दें कि समीकरण 3 किसके बारे में बताते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को व्यक्त करती है। अब देखो इसकी कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट्स निकलते हैं, पहले उनकी बात करते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स में हम पहुंचेंगे। सबसे पहली बात तो यहां से क्या दिखाई दे रहा है, समीकरण 3 से ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि धारिता का मान किस किस बात पर निर्भर करता है। अगर ये पूछ ले कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान किस बात पर निर्भर करता है, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट वैल्यू 8.854 into 10⁻12। बाकी वैल्यू क्या बची, ए और डी। ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, एंड डी क्या, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इन 2 बातों पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहली बात तो एक तो किस पे डिपेंड कर रही है, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। इसका मतलब क्या हुआ, क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे घुमा दी जाती है, क्षेत्रफल को दुगुना कर दिया जाए तो धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल को दुगुना और बीच की दूरी को आधी कर दी जाए। तो ऐसे हम शुरू से चर्चा करते आए हैं ऐसे क्वेश्चंस की। कूलॉम के नियम में मैंने आपको बताया था, तीव्रता में आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन जो है वो हर टॉपिक में बढ़ेंगे, हर टॉपिक में। हम 2-4 टॉपिक में ही डिस्कस करेंगे, बाद में इनको डिस्कस करना बंद कर देंगे, क्योंकि समय कॉमन बात है। आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट वही एज्यूम करनी है जो है,
फॉर्मूला। फिर जो चेंज करना है, चेंज करने में रिजल्ट चेंज होगा तो उसको सी डैश वगैरह कुछ मान लें और वो चेंज पुट कर दें। चेंज पुट करने के बाद वो इक्वेशन फिर आ जाएगी, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कोई नंबर्स मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। जैसे 8 मल्टीप्लाई में हो तो इसका मतलब 8 गुना हो गया, 1/2 आ गया तो 1/2 गुना हो गया, ऐसी कुछ वैल्यूज आएंगी। एक आधा क्वेश्चन हम सोल्व कर लेंगे बाद में। तो आप यहाँ ये ध्यान रखें कि धारिता किसके समानुपाती है, धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। दूसरी बात, सी का जो मान है विद्युत समानुपाती है डी। इसका मतलब अब ये पूछ लेते हैं कि अच्छे समांतर प्लेट संधारित्र के लिए दूरी और क्षेत्रफल किस प्रकार से होना चाहिए। तो हमने क्या लेंगे कि प्लेटों का क्षेत्रफल ज्यादा होना चाहिए और उनके बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए, जितनी ज्यादा कम हो उतनी कम होनी चाहिए। इसीलिए तब क्या होगा, धारिता का मान बढ़ जाएगा। और तभी वो क्या, जिसकी धारिता ज्यादा है, जिसमें चार्जिंग स्टोरेज ज्यादा है, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, जिसमें एनर्जी स्टोर ज्यादा है, तो वो क्या होगा, वो एक अच्छा संधारित्र होगा। तो ये पूछ रहे अच्छे संधारित्र के लिए क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो ये कॉमन सेंस है भी, अब इसको लैंग्वेज को घुमा देते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि अपने को ये देखना है कि अच्छा कैपेसिटर कौन सा होगा, तो उसके लिए उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होने के लिए किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है, वो बातें कैसी है वो अपने को ध्यान रखनी है। कैसी है कि क्षेत्रफल पे डिपेंड कर रहा है तो क्षेत्रफल की समानुपाती है तो ये वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। ये डी पे डिपेंड कर रहा है, विद्युत समानुपाती है तो दूरी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ये इन चीजों को अपने को ध्यान रखना है। तो ये लिख ले आप, धारिता दूरी के विद्युत समानुपाती होती है। दूरी कौन सी, प्लेटों के बीच की दूरी के विद्युत समानुपाती होती है। अब इसके न्यूमेरिकल्स की बात है वो सारे इसी से आएगी, इससे संबंधित न्यूमेरिकल है वो कितने तरह के आते हैं। पहली क्वेश्चन तो ये आ गए कि धारिता मान क्षेत्रफल पे कैसे निर्भर करता है, प्लेटों के बीच की दूरी पर कैसे निर्भर करता है, अच्छे संधारित्र की क्या विशेषता होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं कि अगर क्षेत्रफल को दुगुना, उनके बीच की दूरी को आधा कर दें, 3 गुना कर दें, 1/3 कर दें, कैसे भी वैल्यू दे दें तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर उसके बाद आते हैं कि आपको वैल्यू दे दे, ए का मान दे दे या और घुमाए तो उसको कहते हैं कि गोलीय चालक है, एक प्लेट गोलाकार आकृति की जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो अब आपको क्या थोड़ा सा और डिफिकल्ट कर दिया, तब आपको देखना पड़ेगा कि उसका एरिया क्या होगा। एरिया क्षेत्रफल है तो वृत्ताकार दे दिया, वृत्ताकार सॉरी गोलाकार नहीं वृत्ताकार दे दिया, तो आपको उसका वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर से। तो पाई आर स्क्वायर से पहले एरिया निकालेंगे फिर डी की वैल्यू रखेंगे। इस तरह के काफी क्वेश्चन है जो बुक में है वो आप पढ़े और उनको करके देखें। फिर अपने नेक्स्ट जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर अपने बात करेंगे केवल इनके न्यूमेरिकल्स के बारे में कि किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनको सोल्व करेंगे। इसके बाद में फिर हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तब बात करेंगे कि अगर प्लेटों के बीच में कोई पराविद्युत माध्यम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी बात करेंगे और फिर उसको सोल्व करेंगे। तब तक आप इसको पढ़े और इसको रिवाइज करें, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में फिर बात करेंगे।